एक बार फिर से एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा सहायक वहीयों के बारे में, सहायक वहीयां क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उनके क्या बेनिफिट होते हैं। तो इन सहायक वहीयों में सबसे जो मुख्य वही, जिसको मेन बुक भी आप कह सकते हैं, बिजनेस की प्राणवायु जिसको बोलते हैं अपन, या जीवनदायिनी बुक एक बिजनेस को जो है वो उसकी केस बुक होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक बिजनेस में केस या बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आपने केस या बैंक बुक भी रख ली तो आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन अपने आधे बिजनेस के मतलब 70% बिजनेस के ट्रांजेक्शन आप अपने कर सकते हैं। तो इस केस बुक को आज हम अपने इस नए चैप्टर में पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। केस बुक का फॉर्मेट क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, कैसे एंट्री की जाती है, इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपनी स्लाइड पर। केस बुक को सबसे पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो अगर आप 11th में है तो केस बुक का मतलब सीधा सिंपल सा मतलब है जहां केस से रिलेटेड, नगद से रिलेटेड एंट्री की जा सके, जहां नगद सौदों का, केस ट्रांजेक्शन का लेखा किया जा सके, एंट्री की जा सकती है, वो केस बुक कहलाता है। सीधी सी बात है। लेकिन देखते हैं क्या बोलते हैं हमारे जो बड़े बड़े ऑथर है। एक केस बुक इज अ फाइनेंशियल जर्नल दैट कंटेंट्स all case receipt and disbursement, including bank deposits and withdrawals. Entries in the case book are then posted into general ledger. तो सीधी सी बात है, केस बुक का मतलब एक ऐसी फाइनेंशियल बुक है जिसके अंतर्गत सभी रिसिप्ट और सभी डिस्बर्समेंट या सभी पेमेंट को हम लिखते हैं, इंक्लूडिंग बैंक के भी। बैंक के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, बैंक डिपॉजिट और बैंक से जो विड्रॉल होता है, उसके भी हम एंट्री इसमें करते हैं। तो इसके बाद इनसे मेन लेजर में लिखा गया जाता है। हिंदी में देखें तो रोकड़ वही प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है जिसमें मुद्रा यानी केस की प्राप्ति और भुगतानों का लेखा किया जाता है। रुपया कहाँ कहाँ से कितना आता है और कहाँ कहाँ कितना चला जाता है, फिर शेष कितना बचता है, इसे प्रकट करने के लिए रोकड़ वही बनाई जाती है। सीधी सी बात है, रोकड़ का मतलब रुपया है, केस है तो केस कहाँ कहाँ से आया, कितना आया, कहाँ कहाँ गया, कितना गया, और उसके बाद कितना बचा। मेन ये तीन चीज रहती केस में, उसके अलावा चौथी कोई चीज होती नहीं। तो इन सब का लेखा या इन सब की एंट्री इस बुक के माध्यम से की जाती है, इस बुक के अंतर्गत की जाती है। अब इसके क्या बेनिफिट है, क्यों जरूरी है केस बुक रखना, आइए समझते। रोकड़ वही की आवश्यकता या लाभ या महत्व या उपयोगिता, नेसेसिटी ऑफ एडवांटेज और इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ केस बुक। एक केस बुक की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या बेनिफिट है, आइए समझते हैं। हस्तस्थ रोकड़ का ज्ञान, रोकड़ वही का शेष प्रतिदिन निकालकर डेली बेसिस पे केस इन हैंड, हाथ की रोकड़ से मिला लिया जाता है। अर्थात इस बुक में जो आपने लिखा है और आपके गल्ले में, आपकी तिजोरी में जो पैसा है, वो दोनों मिलना चाहिए, तभी आपका लिखा गया सही। अदरवाइज आप कोई एंट्री या कोई ट्रांजेक्शन भूल गए, या दोनों शेष बराबर होने चाहिए, नहीं तो कुछ रुपया चोरी हो गया है या कोई लेखा त्रुटिपूर्ण हुआ हो तो त्रुटि का उसी समय पता लगाकर उसे ठीक किया जा सकता है। सीधी सी बात है, आप बुक में आपने एंट्री की है, ठीक है, और उतने ही पैसे, अगर बुक में आपने लिखा है कि 1000 रुपए आए तो आपके गल्ले में भी 1000 रुपए ही होना चाहिए। अगर नहीं है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं या तो चोरी हुई है या फिर कहीं ना कहीं कोई गलत एंट्री हुई है। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही होता है। समय की बचत, रोकड़ वही रखने से समय की बचत होती है। नगद लेन देन नकल वही में लिखे जाए तो उसकी संख्या भी लिखनी पड़ती है, व्याख्या भी लिखनी पड़ती है, रोकड़ खाता भी तैयार करना पड़ता है, इससे अधिक समय लगता है। ठीक, तो अगर जनरल एंट्री करते हैं तो जो अभी सहायक वहीयों में हमने पढ़ा वही इसमें भी है। वही जनरल एंट्री करेंगे तो अलग उसकी सारी चीजें, डेफिनेशन और सब चीजें लिखना पड़ेंगी, फिर लेजर में एंट्री करना पड़ेगी, सारी चीजें करना पड़ेगी। तो इसमें आपको समय की बचत हो जाती है, क्योंकि सिर्फ यहीं पे आपको सब कुछ लिखना होता है। खाते का भार कम होना, रोकड़ वही रखने से खाता वही का भार कम हो जाता है, क्योंकि फिर रोकड़ खाता रखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपने रोकड़ वही रख दी है तो अलग से कैश अकाउंट रखने की आपको
जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें एंट्री हो गई तो उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। रोकड़ व्यवहार एक ही स्थान पर, जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी रोकड़ में व्यवहार होता है, वो सब एक ही जगह पर इनका लेखा कर दिया जाता है। तो उससे आसानी होती है कि एक बार में आपको जानकारी मिल जाती है कि आज कितने का केस में कितना परचेस हुआ, केस में कितना सेल हुआ, क्या खर्चे हुए, ये सारी चीजें एक ही जगह हो जाती है। फिर बट्टे का ज्ञान, डिस्काउंट, द्विस्तंभी रोकड़ वही के छूट के स्तंभ से यह मालूम हो जाता है कि कितनी छूट दी गई और कितनी छूट मिली है। डिस्काउंट व्यापार की एक सामान्य प्रक्रिया है, डिस्काउंट की सीधी सी बात है, डिस्काउंट की एक सामान्य प्रक्रिया व्यापार की, और डेली बेसिस पे हर सौदों में होता है। तो हमको रोकड़ बुक से तुरंत पता चल जाता है कि हमको कितना डिस्काउंट मिला और कितना डिस्काउंट हमने दिया है, डबल कॉलम केस बुक में। बैंक व्यवहारों का लेखा, 3 स्तंभों वाली रोकड़ बही में बैंक व्यवहारों का लेखा किया जाता है, अतः अलग से बैंक खाता खोलने की जरूरत नहीं होती। केस बुक में एक कॉलम बढ़ाकर बैंक का कॉलम जोड़ दिया जाता है, तो उन कॉलम में बैंक से रिलेटेड एंट्री की जाती है और उस एंट्री को करने के बाद अलग से आपको बैंक अकाउंट रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये इसके बेनिफिट है या इसके लाभ है इसके। अब कितने प्रकार की होती है केस बुक, आइए देखते हैं। रोकड़ बही के प्रकार, व्यापार के आकार, प्रकार और सुविधा के अनुसार व्यापारी भिन्न भिन्न प्रकार की रोकड़ बही का प्रयोग करते हैं। ये पुस्तक प्रायः निम्न 4 प्रकार से बनाई जाती है। एक साधारण या एक स्तंभ वाली रोकड़ बही, सिंपल आर सिंगल कॉलम केस बुक, सबसे सिंपल होती है। फिर इसके बाद द्विस्तंभी रोकड़ बही, डबल कॉलम केस बुक, इसमें 2 कॉलम होते हैं, अभी रूप से चलेंगे हम तो बता दूंगा। त्रिस्तंभी 3 कॉलम वाली रोकड़ बही, ट्रिपल आर 3 कॉलम केस बुक, ये होती है। खुदरा रोकड़ बही या लघु रोकड़ बही, पेटी केस बुक, ये चौथी तरह की केस बुक होती है। तो ये 4 तरह की ही टोटल केस बुक होती है, इसके अलावा और किसी प्रकार की कोई केस बुक नहीं रखी जाती है व्यापार में। इन चारों प्रकार की केस बुक में ही, तो जैसे अगर आपके पास ट्रांजेक्शन है तो मोस्टली आप ये ट्रिपल कॉलम केस बुक रख लेंगे और एक पेटी केस बुक रख लेंगे, तो 2 केस बुक में ही आपका काम हो जाता है, सीधी सी बात है। अदरवाइज इन तीनों में से कोई एक रख सकते हैं और ये रख सकते हैं, तो इस प्रकार 2 केस बुक आपको रख सकते हैं। या रोकड़ा ज्यादा छोटे काम नहीं है तो पेटी केस बुक भी रखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंगल एक केस बुक में भी आपका काम हो जाता है। तो आइए अब इसके फॉर्मेट को समझते हैं, क्या एंट्री होती है और क्या नहीं। अब ये हमारा सिंपल केस बुक का फॉर्मेट। अब यहां स्टूडेंट को सबसे मेन समस्या क्या आती है कि प्राप्तियों और भुगतान का लेखा कहां करें। गलती से कभी इस तरफ कर देते हैं, कभी इस तरफ कर देते हैं, फिर उसको मिलाते रहते हैं तो गलती हो जाती। तो जो अकाउंट के गोल्डन रूल थे उसमें एक और था कि सभी संपत्तियों को अगर बढ़ती है, सभी संपत्तियां अगर बढ़ती हैं, संपत्ति अगर बढ़ती है तो वो डेबिट होती है और संपत्ति अगर कम होती है तो वो क्रेडिट होती है। संपत्ति अगर बढ़ती है तो वो डेबिट होती है और संपत्ति कम होती है तो वो क्रेडिट होती है। ठीक, ये था एक चौथा रूल भी बताया था मैंने आपको। और उसके अलावा जो वर्तमान की अवधारणा है उसमें भी था कि संपत्ति और दायित्वों को किस प्रकार से हमको किस प्रकार से उसकी एंट्री करना चाहिए। तो देखिए, केस जो है लिक्विड एसेट्स है, व्यापार की संपत्ति एक तरीके से मानते तो है ना केस को, संपत्ति एसेट्स होती है भाई, जो भी जिसको बेच के हमको पैसा मिल सके वो सब एसेट्स कहलाता है। तो पैसा तो खुद ही अपने आप में है एसेट्स। तो आइए समझते हैं। अब इसको हम यहां से बांटे तो 2 कॉलम, दो भाग होते हैं, एक भाग ये वाला और एक भाग ये वाला। ये जो भाग होता है ये डेबिट साइड कहलाता है, इसको हम रिसिप्ट भी कह सकते हैं। और ये भाग जो होता है यहाँ के बाद का जो भाग होता है वो क्रेडिट साइड कहलाता है, इसको हम पेमेंट साइड भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लेफ्ट साइड आपके जो सामने दिख रहा है वो लेफ्ट साइड रिसिप्ट है और राइट साइड जो है वो पेमेंट है। ठीक है, तो अब इसमें कॉलम क्या होते हैं। सबसे पहले डेट का कॉलम होता है। डेट मतलब यहाँ पे जो भी डेट लिखी जाएगी, जिस भी डेट को आप ट्रांजेक्शन करेंगे वो। फिर पर्टिकुलर, यहाँ पे उसका विवरण लिखा जाएगा कि कैसे, क्या, कहाँ, क्यों, जो भी विवरण लिखना है। फिर एक वाउचर बनाया जाता है, एक जो पेमेंट करता है, मान लो पेमेंट आपने किया, ठीक है, पेमेंट आपको प्राप्त हुआ
तो उसका एक वाउचर बनता है, रिसिप्ट या पेमेंट वाउचर बनता है, दोनों वाउचर बनते हैं, रिसिप्ट वाउचर बनता है, पेमेंट वाउचर भी बनता है। तो उस वाउचर में पूरी डिटेल लिखी रहती है, तो यहाँ पे उस वाउचर का नंबर लिखा जाता है, उस वाउचर का नंबर लिखा जाता है। फिर लेजर फोलियो, लेजर में अगर इसका अकाउंट खोला गया है तो उसका कहाँ पे नंबर है, जैसे आप समझिए कि आज 1 तारीख है या जो भी तारीख है, आज 9 तारीख है, 10 तारीख है, डेट आ गई। अब आपको पैसा कहाँ से आया, रिसिप्ट कहाँ से हुआ, रमेश कुमार से, रमेश कुमार से रिसिप्ट हुआ, और उसके वाउचर नंबर पे आप उसके वाउचर में पूरी डिटेल पड़ी होगी कि रमेश कुमार से किसके क्यों पैसा प्राप्त हुआ, तो वाउचर नंबर लिख दिया। अब यहाँ पे लेजर फोलियो, तो रमेश कुमार का लेजर फोलियो में कहाँ मिलेगा, तो लेजर फोलियो देख लो जाके, वो नंबर उसका पेज नंबर आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे उसका अमाउंट कितना रुपया ये हो जाएगा। फिर इस साइड आते हैं, सेम वही कॉलम है, डेट, किस दिन पेमेंट करा, पर्टिकुलर किसको किया, किस दिन किया और किसको किया, तो पेमेंट का वाउचर नंबर क्या है ये। इसके बाद लेजर फोलियो नंबर ये आ जाएगा, जैसे इसमें था वैसे यहाँ लेजर फोलियो, और यहाँ इसका अमाउंट आ जाएगा, यहाँ इसका अमाउंट आ जाएगा। तो ये कॉलम होते हैं जिनके माध्यम से हम केस सिंगल, ये सिंपल सी केस बुक है, ये सिंपल सी केस बुक, यहाँ ओपनिंग बैलेंस आ जाता है या क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, या यहाँ ओपनिंग बैलेंस पेमेंट साइड तो आता नहीं है, केस का माइनस होता नहीं, तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आपका आ जाता है। तो ये सिंपल केस बुक है। अगली केस बुक देखते हैं। अब डबल कॉलम केस बुक, तो डबल कॉलम केस बुक में सीधी सी बात है, बाकी सब चीजें वही रहती है, ये रिसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है, डेट जिस तारीख को रिसिप्ट हुआ पेमेंट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर नंबर, केस जो आया। अब इसमें एक कॉलम और जुड़ जाता है, बैंक का कॉलम। कोई बैंक से एंट्री होती है, बैंक से रिलेटेड कोई एंट्री होती है, तो उसकी एंट्री इसमें लिख दी जाती है, तो अलग से बैंक खाता बनाने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि देखिए एक अकाउंटेंट जो है वो केस बुक और बैंक बुक दोनों, बैंक और केस दोनों को देखता है, तो बैंक से रिलेटेड एंट्री भी यहाँ पर कर दी जाती है तुरंत के तुरंत इसी बुक में। तो अलग से आपको एक और बुक रखने का झमेला नहीं होता। तो चूंकि इसमें 2 कॉलम हो गए, एक केस का कॉलम और बैंक का कॉलम, ये 2 कॉलम हो गए, इसलिए इसको डबल कॉलम केस बुक कहा जाता है। इस तरफ की बात करेंगे तो ये डेट, पर्टिकुलर, यहाँ पे जो भी विवरण आएगा, वाउचर नंबर, लेजर नंबर, और पेमेंट जो भी केस से किया तो केस वाले कॉलम में, और बैंक से किया तो बैंक वाले कॉलम में। इसे बस कंफ्यूजन ये रखना पड़ता है, गलती कहाँ होती है कि केस की एंट्री आप बैंक कॉलम में कर दें, बैंक की एंट्री केस कॉलम में कर दें, तो आपकी गलती हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। फिर अगली, ये वो डबल कॉलम केस बुक है, तो यहाँ बैंक का कॉलम ना होकर एक डिस्काउंट का कॉलम होता है। किसका कॉलम होता है, डिस्काउंट का कॉलम होता है। तो इसमें भी 2 कॉलम होते हैं, एक डिस्काउंट का और एक नगद का, इसलिए इस बुक को भी डबल कॉलम केस बुक कहते हैं। जिसमें भी सेम वही, रिसिप्ट साइड ये और पेमेंट साइड ये, बाकी विवरण वैसा का वैसा ही, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर नंबर, सिर्फ यहाँ डिस्काउंट बढ़ गया, तो इसलिए डबल कॉलम केस बुक हो गई। उम्मीद करता हूं ये कॉलम आपको समझ में आए होंगे। फिर प्रैक्टिकली जब हम क्वेश्चंस में आएंगे तो इसको और समझने की कोशिश करेंगे। फिर अगली देखते हैं, ये 3 कॉलम केस बुक या ट्रिपल कॉलम केस बुक इसको बोलते हैं। बाकी सब चीजें सेम वैसी, आधा भाग लेफ्ट साइड डेबिट साइड रिसिप्ट साइड होती है, और क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होती है। पहला कॉलम डेट का सभी बुक में होता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल कॉलम में। फिर पर्टिकुलर जो भी विवरण है उसका, वो वाउचर नंबर, लेजर नंबर। अब यहाँ ये 3 कॉलम हो गए, एक डिस्काउंट का, एक केस का और एक बैंक का, एक डिस्काउंट का, एक केस का और एक बैंक का। तो इसलिए ये तीनों कॉलम की वजह से इसको ट्रिपल कॉलम केस बुक या 3 कॉलम केस बुक कहा जाता है। अगर डिस्काउंट कुछ मिला है तो डिस्काउंट वाले में चला जाएगा, केस कुछ मिला तो केस वाले में चला जाएगा, और बैंक कुछ मिला तो बैंक वाले में चला जाएगा। इधर पेमेंट साइड भी सेम चीज रहती है, इधर डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, और डिस्काउंट दिया है, अगर हमने डिस्काउंट पेमेंट में, सॉरी हम पेमेंट करते तो डिस्काउंट हमको मिलेगा, तो अगर डिस्काउंट मिला है तो यहाँ, और डिस्काउंट पेमेंट किया है तो केस पेमेंट किया तो यहाँ, और केस बैंक से पेमेंट किया तो यहाँ आ जाएगा। इसका उल्टा, जस्ट हमको डिस्काउंट रिसीव करा तो हम डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट दिया है तो यहाँ, केस पेमेंट मिला है तो इस कॉलम में, और बैंक से पेमेंट मिला है तो इस कॉलम में।
तो इस प्रकार ये ट्रिपल कॉलम केस बुक होती है। इसके बाद जो ये है सिंपल पेटी केस बुक, इसको हम पेटी केस बुक भी बोलते हैं। ये इसमें थोड़े से कॉलम अलग होते हैं इसके अंतर्गत, इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता, सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एक ही बार एंट्री करना रहती है और ये अकाउंटिंग पर्पज से नहीं होती, सिर्फ ये हिसाब रखने के पर्पज से होती है। पेटी केस बुक सिर्फ हिसाब रखने के पर्पज से होती है। तो बस इसमें अमाउंट रिसीव का एक ही कॉलम होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग डेट पे अमाउंट रिसीव नहीं किया जाता, या फिर हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे डेट जिस डेट को मिला, लेकिन मोस्टली ये होता है कि मंथ के स्टार्टिंग में या वीक के स्टार्टिंग में उसको एक निश्चित अमाउंट दे दिया जाता है। इस अमाउंट के कारण यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस और जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ उसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे डेट आ जाती है। अब केस बुक खोलिए, जो हमारे, अब इसकी एंट्री कहाँ जाती है, केस बुक में जाती है। इसकी एंट्री कहाँ जाती है, केस बुक में जाती है। तो उस पेज पे जहां पे इसकी एंट्री की गई है वो उसका नंबर, उस पेज का नंबर यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे किस कारण से पेमेंट किया विवरण आया था, डिटेल आ जाती है उसकी, उसका वाउचर नंबर आ जाता है और कितना अमाउंट पेड किया। सिर्फ इसमें पेड 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 पेड, क्योंकि पेटी केस बुक रिसिप्ट का कोई मतलब ही नहीं। रिसिप्ट सिर्फ जो मेन अकाउंटेंट है उससे इसको रिसिप्ट होती है, और हफ्ते में महीने में एक बार इसको पैसा मिलता है, ज्यादा ज्यादा 2 बार मिलता है अगर कम पड़ जाए तो। अदरवाइज इसको सिर्फ पेमेंट करना होता है। तो किस डेट को पेमेंट किया, केस बुक में उसकी क्या एंट्री है, किस कारण से पेमेंट किया विवरण में आ जाएगा, उसका वाउचर नंबर क्या है और कितना पेमेंट किया, ये यहाँ पे आके इसका टोटल लग जाता है। तो ये सिंपल पेटी केस बुक होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा इस चैनल पहुंचाने की कोशिश कीजिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके या फायदा हो सके, ऐसी मेरी कोशिश है। तो प्लीज मेरी इस कोशिश में आप मेरा सहयोग कीजिए। आपका सहयोग सिर्फ इतना है कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए और अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।